नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सिविल सेवा दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवकों को करेंगे संबोधित। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार भी देंगे पीएम। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर मैसूर के देवनहल्ली में करेंगे रोड शो। वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विवाद से जुड़े सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ने की हिंदू पक्ष की याचिका पर शीर्ष अदालत में होगी सुनवाई। प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड के सभी स्कूलों में आज से छुट्टी। ओडिशा सरकार ने भी बंद किए स्कूल। वहीं हिमालय की चोटियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मुकाबला। वहीं कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को मात देकर हासिल की पहली जीत। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 24 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आज दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। पीएम ने राष्ट्र को उन्नत बनाने में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका की निरंतर प्रशंसा की है। इस वर्ष सिविल सेवा दिवस का विषय है विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोक सेवकों को विशेष रूप से अमृतकाल के दौरान कठिन परिश्रम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार आम लोगों के जीवन में सुधार लाने के प्रयासों में जिलों और संगठनों की ओर से असाधारण और नई पहलों के लिए दिए जाते हैं। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। सुधाकर, सिविल सेवा दिवस है, हमेशा से ही प्रधानमंत्री का ये जोर रहता है कि किस तरह से एक नया मंत्र दे इन लोक सेवकों को। जैसे इस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिनिमम गवर्नेंस पर उनका खास फोकस है और अमृतकाल में किस तरह से हम आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सशक्त कर सकते हैं, इसकी बड़ी जिम्मेदारी इन लोक सेवकों पर है। तो किस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज उनके संबोधन का बहुत इंतजार होगा? क्या कुछ मंत्र वो साझा कर सकते हैं आज इन लोकसभा अधिकारियों से? बिल्कुल सही कहा जया आपने। बीते 9 वर्षों के सफर को देखे तो पीएम मोदी का एक तरह से सीधा मंत्र रहा है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, यानी सरकार का अनुचित प्रभाव ना हो, लेकिन सरकार का किसी भी स्तर पर कोई अभाव ना दिखे। गवर्नेंस हर जगह दिखे, लोगों को राहत पहुंचाती हुई दिखे। और उसके लिए हम जानते हैं कि कई बड़े सुधार उन्होंने किए, सिविल सेवा को लेकर भी किया। और जिस तरह से उत्साह उन्होंने भरा सिविल सेवकों में, आज उसकी एक वही वजह है कि एक देश आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और हर क्षेत्र में देखे, चाहे हम पहले भी बात कर रहे थे जया, जो एक बड़े टारगेट्स पीएम देते हैं आज, इंक्लूसिव फाइनेंस की बात हो तो 48 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट, 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट, 3 करोड़ से भी ज्यादा घर बनाकर गरीबों को सौंपने की बात हो, 9.5 करोड़ से भी ज्यादा सिलेंडर, 12 करोड़ घरों में जो सीधे पाइप से पीने का पानी पहुंचाना हो, तो ये तमाम चीजें एक वक्त देश में असंभव मानी जाती थी, लेकिन एक पूरी तस्वीर देश की बदली है। और उसमें एक बड़ी भूमिका सिविल सेवकों की है पीएम मोदी के नेतृत्व में, जो एक उत्साह उन्होंने भरा। और हम जानते हैं कोविड काल में भी देखा उन्होंने कि एक छोटी सी चीज को लेकर किस तरह से वो सीधे डीएम से या डिस्ट्रिक्ट में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे सीधे वो बात करते थे। तो एक तरह का जो एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच उनका रहा है, जो वो प्रेरणा देते हैं, उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सिविल सेवकों के लिए देश भर के जो सिविल सेवक हैं, डीएम से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक, इस कार्यक्रम में वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और पीएम मोदी का जो विकसित भारत बनाने का सपना है, उन्होंने अगले 25 वर्षों के लिए जो देश के लिए लक्ष्य तय किए हैं, उसमें
उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो क्या कुछ संदेश देते हैं उन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री आज, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जय। बिल्कुल सुधाकर, और यहाँ पर जब कठिन परिश्रम की बात होती है तो सम्मानित करना और प्रोत्साहन देना भी बेहद जरूरी हो जाता है, और इसी की बानगी हम आज देखेंगे कि किस तरह से उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको लगता है कि जो पूरा एक कार्य प्रणाली है यहाँ पर सिविल सेवकों की जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है? प्रधानमंत्री भी लगातार समय के साथ कहते आ रहे हैं कि इन तमाम लोगों को भी समय के साथ बदलना चाहिए, और नए भारत के अगर विकास की यहाँ पर बात हो रही है तो नए पहलों और नई नवाचार के साथ इन लोगों को भी मैदान में उतरना है। तो उसी की एक झलक हम देखेंगे आज। बिल्कुल, देखिए 15 पुरस्कार आज प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाने वाले हैं, चाहे वो इनोवेशन को लेकर हो, समग्र शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर बात हो, स्वच्छ जल पहुंचाने की का जो कार्यक्रम है उसको लेकर जो जिले जो विभाग बेहतर काम कर रहे हैं उनको प्रधानमंत्री पुरस्कृत करने वाले हैं। देखिए पुरस्कार भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जया, साल 2000 के साल का समय 14 का ऐसा समय था पीएम मोदी के आने से पहले, जब देश के 40-50 जिले शिरकत करते थे, वो 10% भी देश के जिले इन कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करते थे। आज करीब 97% डिस्ट्रिक्ट इस पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं। इस साल ही 2500 से ज्यादा एंट्रीज इसके लिए आई थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का कॉम्पिटिटिवनेस जिलों के भीतर इन कार्यक्रमों को लेकर बना है कि हमारे जिले में जो सरकार के कार्यक्रम है उसका सैचुरेशन होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो वो इनोवेटिव तरीके से हल होनी चाहिए, और ऐसे लोगों का पीएम मोदी हौसला बढ़ाने वाले हैं। तो उस लिहाज से भी, और साथ ही साथ उन्होंने हमेशा अपील की है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है किसी जिले की या किसी राज्य की, वो दूसरे राज्य जिलों में भी उसका प्रयोग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जिला या राज्य आगे निकल गया, बाकी पिछड़ते चले जाए। तो सबको साथ लेते हुए, सबके प्रयासों से ही ये मुमकिन हो सकता है। तो उस लिहाज से एक अलग इम्पोर्टेंस है। हम जानते हैं पीएम मोदी इनफॉर्मली इंटरैक्ट भी करने वाले हैं जो सिविल सेवक हैं, तो वहां भी उनका महत्वपूर्ण संदेश रहने वाला है। तो एक पूरी जो स्थिति बदली है आज, जब हम बात कर रहे हैं बीते 9 वर्षों के सफर की, तो चाहे असिस्टेंट सेक्रेटरीज बनाना हो, जो नए रिक्रूट्स को उसकी बात हो, या फिर सिविल सेवकों के लिए कई जो कानूनी सुधार करने की बात हो, सरकार के पूरे कार्यक्रम को ऑनलाइन पहुंचाने की बात हो, ई फाइलिंग की व्यवस्था हो, या फिर स्वच्छता अभियान की बात हो, करीब 90 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस जो केंद्रीय विभागों से खाली किया गया बीते 1 सालों में, 370 करोड़ की आमदनी हुई है। तो एक इनोवेटिव सोच के साथ हर राज्य हर जिले में काम हो, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। और इस बार का जो थीम है विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन, लास्ट माइल डिलीवरी, तो उस लक्ष्य के साथ, अंत्योदय के लक्ष्य के साथ हर एक सिविल सेवक जाके अपने क्षेत्र जिले में काम करे। तो ये एक संदेश पीएम मोदी का जरूर आज हो सकता है। बिल्कुल सुधाकर, तो सिविल सेवा दिवस आज, और 11 बजे लोक सेवकों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़े तो वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह कर्नाटक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आज पहली बार राज्य के दौरे पर होंगे। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे और फिर मैसूर के देवनहल्ली में रोड शो करेंगे। देवनहल्ली वो जगह है जो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जन्मस्थली है। अमित शाह देवनहल्ली में बीजेपी प्रत्याशी पिल मुनीशंपा के लिए प्रचार करेंगे। मुनीशंपा मौजूदा जेडीएस विधायक एलएन नारायण स्वामी और कांग्रेस उम्मीदवार केएच मुनियप्पा के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। और कर्नाटक में कल नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन था। अब आज नामांकन पत्रों की जांच होगी और यहां राज्य में सत्ता के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, और जेडीएस इस बार गठबंधन से दूर अकेले चुनाव लड़ रही है। बाकी सियासी दल भी चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। बीजेपी को जहां अपने किए कार्यों पर भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस भी उम्मीद लगाए हुए है कि इस बार वो सत्ता में वापसी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस समय कर्नाटक में हैं। पिछले दिनों नड्डा मौजूदा सीएम बसवराज बोम्मई के नामांकन पत्र दाखिल में उनके साथ थे। दोनों ने रोड शो किया था। आज नड्डा रामकृष्ण आश्रम जाएंगे।
और ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद से संबंधित वाराणसी की एक अदालत में लंबित सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ने की मांग करने वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है। तो सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ने की बात की गई है और मेरिट पर होंगे चेक। तो इस पूरी खबर पर हम आपको आगे अपडेट देंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं बढ़ते पारे की। तो उड़ीसा में भीषण गर्मी को मार की देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस कारण राज्य में 21 अप्रैल से स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की है। आमतौर पर मई के पहले हफ्ते से गर्मी की छुट्टियां शुरू होती हैं, लेकिन इस समय भीषण गर्मी की स्थिति से उड़ीसा जूझ रहा है। मयूरभंज के बारीपदा में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से पार चला गया है। और महाराष्ट्र में भी आज से स्टेट बोर्ड के सभी स्कूलों में आज से गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है। सरकार ने लू की स्थिति को देखते हुए स्टेट बोर्ड के सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। विदर्भ को छोड़कर राज्य के बाकी इलाकों में महाराष्ट्र बोर्ड के स्कूल अब 15 जून को फिर से खुलेंगे। वहीं विदर्भ में स्कूल 30 जून से फिर से शुरू होंगे। और उत्तराखंड में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि लोगों को फिर से ठंड का एहसास हो रहा है। बर्फबारी से एक बार फिर उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री सहित उच्च हिमालय क्षेत्रों की पहाड़ियां चांदी जैसी चमकने लगी हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में रात भर बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश लगातार जारी है। गंगोत्री धाम की पहाड़ियों और गौमुख के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मनाली के रोहतांग सुरंग में ताजा बर्फबारी होने के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत देखने को मिल रही है। तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। और चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले बात यहाँ पर बढ़ते पारे की, जिस तरह से हीट वेव हम यहाँ देख रहे हैं, बात हो उड़ीसा की, महाराष्ट्र की या फिर उत्तर भारत के कई शहरों में भी, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्या लोगों को कब तक इससे राहत मिलती नजर आएगी? चंद्रशेखर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 चंद्रशेखर, इस समय जो भीषण गर्मी के हालात बन गए हैं, हम बात करें उड़ीसा की, महाराष्ट्र की, स्कूलों की छुट्टी यहाँ पर उसकी घोषणा कर दी गई है। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है इस चिलचिलाती धूप से या लू से? कब तक थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है? उसमें और ये जो अनुमान है, ये 2 दिन तक, अगले 2 दिन तक जो स्थिति है वो बनी रहेगी। तापमान जो है वो इस प्रकार से बना रहेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तापमान है ये 2 से 3 डिग्री ज्यादा महसूस वहां पर किया जा रहा है। और ये कुछ स्थिति जो है ये 2 से 3 दिन तक लगातार ऐसी बनी रहेगी। और जो उत्तर भारत की जहां तक बात है और जो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की बात है, वहां पर चूंकि जो बादल हैं वो लगातार बने हुए हैं, इसलिए वहां पर वर्षा का जो सिलसिला है वो भी 2 से 3 दिन तक चलता रहेगा। उत्तर भारत के इलाकों में भी जो ऊपर का जो हिली स्टेट हैं वहां पर भी जो बर्फबारी जिस प्रकार से हो रही है 2-3 दिन तक आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। मध्य भारत में भी जो गर्मी और लू का जो प्रकोप है वो 2 से 3 दिन तक झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो इसी प्रकार से बनी हुई है। नीचे के जो इलाके हैं, यानी कि जो दक्षिण भारत के इलाके हैं, वहां पर भी स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश हल्की फुल्की जो पॉकेट्स हैं वहां पर होने की संभावना है। तो फिलहाल अभी जो पूर्व के जो इलाके हैं जया, वहां पर 2 से 3 दिन तक स्थिति इसी प्रकार से रहने वाली है। जी चंद्रशेखर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार जो गर्मी है, जो पारा है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। बांग्लादेश में हमने देखा कैसे 60 साल का रिकॉर्ड टूटा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो क्या इसकी मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ वजह भी बताई जा रही है कि क्या वजह है कि इस बार गर्मी सारे पारे तोड़ते हुए, रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएगी?
देखिए ये एक चक्र है जया, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी आपको देखने को मिलती है और कई बार ऐसा होता है कि ठंड जो है वो ज्यादा हो जाती है जनवरी के बाद आप देखने को मिलती है। कई बार सर्दी जो है वो लेट हो जाती है, दिसंबर से आगे तक जो जनवरी फरवरी का जो इलाका जो महीना है उसमें ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से ये एक मौसमी चक्र है। किसी बार ज्यादा गर्मी हो जाया करती है और कई बार जो होता है कि गर्मी आपको कम महसूस होती है। तो ये मौसमी चक्र बताते हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक। लेकिन इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण जो ठंड जो ऊपर के जो इलाके हैं, हिली स्टेट है, वहां पर जो है बर्फबारी भी हो रही है और बरसात भी हो रही है। लेकिन ये अभी जो 2 से 3 दिन तक जो स्थिति है वो पूर्व के जो इलाके हैं वहां पर बनी हुई है गर्मी, जिस प्रकार से वहां पर गर्मी है और जो पारा जो है वो 2 से 3 डिग्री जो है वो ऊपर चढ़ा हुआ है। बिल्कुल चंद्रशेखर, यहाँ पर उत्तराखंड के वाकई बात करें तो वहाँ पे बर्फबारी भी हो रही है। शिमला की भी काफी अच्छी तस्वीरें निकल कर आई जहाँ पर पर्यटक जो है वो बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या लगता है आपको, क्या कुछ वहाँ पर भी कुछ जगहों पर बर्फबारी पर्यटक एंजॉय कर रहे हैं तो वहीं पर कहीं पे मुश्किल भी है क्योंकि जो सुरंग है वो भी बंद हो गई है। ऐसे में वहाँ पर भी है थोड़ी राहत मिलेगी और किस तरह से वो पूरा जो वहाँ पर यातायात है क्या उस पर कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए यहाँ तक यातायात की बात है और जो सुरंग होने की आपने बात की है, क्योंकि वो हिली एरियाज हैं और वहाँ पर इस प्रकार से इक्विपमेंट्स पहले से ही तैनात रहते हैं कि जो रूट्स है उसको जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए। तो प्रशासन वहाँ पर अपनी मुस्तैदी से काम करता है। तो उसको लेकर के जहाँ तक बात है, घबराने वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सैलानी वहाँ जा सकते हैं और वो जो रास्ते हैं वो कुछ घंटों के लिए बंद होते हैं, उसके बाद फिर उनको साफ करके मशीन इतनी हाईटेक है हमारे पास कि उन पर बर्फ के जो है उनको या सुरंग में जो मलबे दबा हुआ है उसको हटाया जा सकता है। तो उसमें कोई घबराने वाली स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन जहां तक आपने बर्फबारी की बात की है तो जो ये हिमाचल का, उत्तराखंड का और जो जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं उसके ऊपर यानी कि -40 या 45 डिग्रीज के जो बादल बने हुए हैं उसकी वजह से मौसम विभाग का वैज्ञानिकों का यह कहना है कि उसकी वजह से यहाँ पर बर्फबारी अगले से 2 से 3 दिन तक देखी जा सकती है, जो कि अभी भी चल रही है। हालांकि जो एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये जो पंजाब का इलाका है और हरियाणा के जो इलाके हैं वहां पर भी बारिश जो है वो देखी जा रही है। दिल्ली में भी हमने कल देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर बारिश हो रही थी और अगली 1-2 दिन तक कुछ ऐसी छिटपुट बारिश यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो मैदानों में लू और पहाड़ों पर बर्फबारी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अप्रैल का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में इतनी तेज गर्मी हमें झेलनी पड़ रही है, तो कह सकते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। तैयार रहिए, पारा अभी और भी चढ़ने जा रहा है। मई, जून, जुलाई, अभी तो जो मुख्य महीने हैं गर्मी के वो अभी बाकी हैं। और यहाँ पर बात करते हैं सौराष्ट्र तमिल संगमम की। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर निकली सौराष्ट्र तमिल संगमम ट्रेन यात्रा नए मकाम हासिल कर रही है। यात्रियों के पहले जत्थे का वडोदरा स्टेशन पर जिला प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तमिल पर्यटकों ने स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद कहा। तमिल पर्यटकों ने सोमनाथ और द्वारका जैसे धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। तमिल पर्यटकों ने इस अद्भुत पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। पर्यटकों ने गुजरात सरकार के कार्यक्रमों की प्रशंसा की। इस दौरान दोनों राज्यों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। और भारत गौरव यात्रा पर निकले यात्रियों ने गुरुवार को नालंदा स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए 400 पर्यटकों की टीम के सभी यात्री भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से गया भ्रमण के बाद सड़क मार्ग से नालंदा पहुंचे। नालंदा खंडहर पहुंचकर सभी पर्यटक काफी उत्साहित दिखे। सभी यात्री विगत 7 दिनों से बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को बाबा साहेब के विचारों को सत्य और निष्ठा से अपनाने की जरूरत है। वहीं यात्रियों ने भारत गौरव यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की जीवन यात्रा काफी प्रेरणादायक है। भारत गौरव यात्रा डॉक्टर अंबेडकर, BR अंबेडकर के जो भी प्रमुख स्थान है जहाँ पे उन्होंने अपने मतलब कर्म किए हैं या जहाँ जो उनसे रिलेटेड
स्थान है उसका हम भ्रमण कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया था महू से, महू के बाद हम गए नागपुर में जहाँ पे उन्होंने दीक्षा ली थी। इसके बाद हम आए सांची स्तूप, इसके बाद सारनाथ, और अभी हम पहुंचे इसके बाद एक दिन पहले हम अभी बोध गया में थे और आज अभी पहुंचे हैं यहाँ नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर में है और हमको काफी अच्छा लग रहा है। हम भारत गौरव यात्रा में आए हुए हैं जो अम्बेडकर के नाम पर विशेष रूप से चलाई गई है भारत सरकार द्वारा, और इस यात्रा में आने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। नालंदा विश्व धरोहर में से है एक और बहुत खूबसूरत है। अभी तो मैं देखना शुरू किया है, इसके अंदर की एक एक चीज़ जानने की इच्छा हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमारे टूर का 7वां दिन है और नालंदा पहुंचकर एक अद्भुत ही मतलब फीलिंग है, क्योंकि ये उस समय की बात कह रही है जब टेक्नोलॉजी की बात हम आज करते हैं तो वो था ही नहीं कुछ, फिर भी कितने ही उन्नत है उनके विचार और एक एक चीज की एक एक खासियत है। वहाँ हम गए थे उस साइड पे, वहाँ पे हमने देखा कुआं है, खाना बनाने का जो चूल्हा होता है वो है, फिर ड्रेनेज सिस्टम, हर एक जगह ड्रेनेज सिस्टम का जो इतनी अच्छी प्लानिंग है वो बहुत अच्छा लगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 4 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर गयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। जयशंकर 21 से 23 अप्रैल तक गुयाना, 24 से 25 अप्रैल तक पनामा, 25 से 27 अप्रैल तक कोलंबिया और 27 से 29 अप्रैल तक डोमिनिकन गणराज्य की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का मकसद नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय जुड़ाव का पता लगाना है। और अब बात डीडी न्यूज़ की विशेष श्रृंखला हमारे पद्म की। आज हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के अजय कुमार मंडावी के बारे में, जिन्होंने अपनी काष्ठ कला के हुनर से कांकेर जेल में सजा काट रहे 400 से अधिक कैदियों की जिंदगी संवार दी है। साथ ही अजय कुमार मंडावी ने लकड़ी की इस अद्भुत कला से युवाओं को भी जोड़ रहा है। किसी भी कलाकार को बस एक माध्यम चाहिए होता है, जिसके बाद वो अपनी सोच, अपनी रचनात्मकता उसके माध्यम से प्रस्तुत कर देता है। जैसे लकड़ी पर किया जाने वाला काम, खूबसूरत नक्काशी के साथ कितने खूबसूरत उत्पाद तैयार हो जाते हैं ना लकड़ी के। और कांकेर के अजय मंडावी काफी लंबे समय से लकड़ी की खूबसूरत चीजें तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब वो इस कला को जेल के बंदियों को सिखाकर उन्हें भी दिखा रहे हैं आत्मनिर्भरता की राह, स्वावलंबन की राह, स्वाभिमान की राह। काष्ठ कला यानी लकड़ी से खूबसूरत कलाकृतियां तैयार करना। बचपन में खिलौनों के साथ खेलने से लेकर खिलौने बनाने की कोशिश ने अजय मंडावी को काष्ठ कला सिखा दी। इस कला के अभ्यास से अजय इतने पारंगत हो गए कि आज लकड़ी से बनी उनकी कलाकृतियां बरबस ही सबको आकर्षित करती हैं। इस कला के साथ कुछ हटकर करने की ललक के चलते अजय ने जहां एक से बढ़कर एक कृतियां तैयार की, वहीं लकड़ी से शब्दों को तराश कर राष्ट्रगान भी तैयार किया। लेकिन यही नहीं, अजय इस कला को सामाजिक सुधार का माध्यम भी बना रहे हैं। कांकेर जिले में 400 से अधिक नक्सल बंदियों को ये कला सिखाकर वे उन्हें हुनर के जरिए अपना जीवन संवारने की राह दिखा रहे हैं। अजय मंडावी ने नक्सली क्षेत्र के प्रभावित और भटके हुए लोगों को काष्ठ शिल्प कला से जोड़ते हुए क्षेत्र के 350 से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आने के साथ साथ लकड़ी के अद्भुत कला से युवाओं को जोड़ा है। अजय मंडावी की बनाई कलाकृतियां कई स्थानों, सरकारी दफ्तरों की शोभा बढ़ा रही हैं। पिछले 13 साल में एक चीज मैं अनुभव किया कि अगर कोई आदमी क्राइम मिटाना चाहे तो उसके लिए कला से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। कोई आदमी नशे से उबरना चाहे तो कला से बेहतर और कोई रास्ता नहीं। तो कला अपने आप में एक साधना है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला आदिवासी पद्मश्री पुरस्कार है, पहले आदिवासी को मिला हुआ पुरस्कार है। कांकेर स्टेट के इतिहास का पहला पुरस्कार है ये, तो जाहिर सी बात है, इससे संतुष्टि भी है और बेहद खुशी है। 2010 में तत्कालीन कलेक्टर थे निर्मल खाखा साहब, उनसे मैं एक दिन मिलने गया था तो उन्होंने कहा कि नक्सली बंदी है वहाँ, 100 लोगों के पीछे मेहनत करना, माने तुम्हारे अगर 100 स्टूडेंट हो गए, उनके पीछे मेहनत करना, उनमें से अगर एक लड़के ने भी गन छोड़ दिया,
एक लड़का भी रिहेबिट हो गया तो मैं मानूंगा कि तुम 100% सक्सेस हो। इतनी मुसीबत में है पूरा ट्राइबल कम्युनिटी के लड़के लोग और ग्रामीण लोग हैं, तो ये लगा कि चलिए कम से कम इन लोगों के भले के लिए मैं जितना कर सकता हूँ, कोशिश ये रही कि वो अपने पास्ट से थोड़ा उबर जाए। काष्ठ कला एक बहुत ही प्राचीन कला है। इतिहास के हर दौर में काष्ठ कला अलग अलग स्वरूप में देखने को मिलती रही है। काष्ठ शिल्प पर बात करने वाले शिल्प शास्त्र में पेड़ों को काटने की रीति, उन्हें सुखाने और उससे शिल्प गढ़ने के विधि विधान आज भी विस्मित करते हैं। अजय मंडावी हैं, उन्होंने जेल के कैदियों को काम सिखा रहे हैं काष्ठ लकड़ी में। ऐसे ही मैं भी अपना काम ये काफ़ी जेलों में अपना अभ्यास करा रहा हूँ। मैं तिहाड़ जेल में 14 साल से कैदियों को ये हस्तशिल्प का अभ्यास करा रहा हूँ। तो हम जैसे जो लोग हैं इस तरफ अगर सोचेंगे करेंगे तो ज़रूर हमारे देश में अच्छे शिल्पी जो हैं पैदा होंगे। अजय मंडावी जी को जो ये पद्म श्री सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जो इससे सम्मानित किया जा रहा है, ये एक काष्ठ शिल्पियों को और अग्रसर करेगा। इस कला को आज के दौर में अपने प्रयासों से महत्ता प्रदान कर रहे हैं अजय मंडावी। युवाओं के हाथ से बंदूक छुड़ाकर छेनी उठाने के लिए प्रेरित करने जैसे कार्यों के लिए काष्ठ कलाकार अजय मंडावी को पद्म पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। भारत में कृषि सिर्फ खाद्य उत्पादन के लिए ही नहीं बल्कि रोजगार देने वाला एक प्रमुख क्षेत्र भी है। स्वतंत्रता के बाद कृषि ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान दिया है, जो वर्तमान में करीब 18% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा हालात में बदलाव लाने के इच्छुक हैं, जिसके लिए नवाचार बेहद आवश्यक है। 28 मार्च 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस मामले में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। और आइए नजर डालते हैं देश भर की कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर। समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटा अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब्दुल्ला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल 15 साल पुराने एक आपराधिक मामले में हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और अब्दुल्ला को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल बाजरा महोत्सव में भाग लेने के लिए आज राजस्थान में जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। लोगों में मिलेट्स के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में आईएएस छवि रंजन ने भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए 2 सप्ताह का मांगा समय। ईडी ने उन्हें आज जांच में शामिल होने के लिए सम्मन भेजा था। पंजाब के मनसा में किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। यहां शिमला मिर्च की कीमत गिरने के बाद गुस्साए किसानों ने अपनी फसल सड़कों पर फेंक दी। और पंजाब के 70 वर्षीय मोहन सिंह के पास 100 साल से ज्यादा पुराने दुर्लभ ग्रामोफोन का एक अनूठा कलेक्शन है। कनाडा में रहने वाले उनके भतीजे ने उन्हें कला के प्रति अपने पुराने जुनून को फिर से जगाने में मदद की है। मोहन सिंह मोहम्मद रफी और प्रसिद्ध गायक मुकेश को अपना पसंदीदा गायक मानते हैं।
पंजाब में मोहाली के पास इस विशाल इमारत में सिर्फ कुछ लोगों का आशियाना ही नहीं है, बल्कि सुरों का अनूठा खजाना भी मौजूद है। पंजाब के आखिरी गांव कसौली के इस घर में रहते हैं सरदार मोहन सिंह, जिनके पास 100 साल से ज्यादा पुराने ग्रामोफोन और रिकॉर्ड्स का शानदार कलेक्शन है। उत्तरी चंडीगढ़ शहर में एक 70 वर्षीय भारतीय मोहन सिंह अपने ग्रामोफोन और रिकॉर्ड प्लेयर संग्रह के साथ संगीत और विंटेज सभी चीजों के प्रेमियों का दिल जीतने का वादा करता है। एक मेरा नेफ्यू है, भतीजा, वो कनाडा में रहता है, उसने आकर दोबारा मुझको शौक दोबारा चालू किया मेरा। मोहम्मद रफीक गायक मुकेश, जिन्हें सिंह अपना पसंदीदा मानते हैं, कलेक्टर के पास अपने संग्रह के हिस्से के रूप में कम से कम 2000 रिकॉर्ड्स हैं। सिंह का कहना है कि पहले उनके पास एक छोटा संग्रह हुआ करता था, लेकिन अब उनके पास 16 मशीनें, 300 स्टोन रिकॉर्ड्स और 1700 EP और LP प्लास्टिक रिकॉर्ड्स हैं। अब मेरे पास 16 मशीनें हैं, 300 रिकॉर्ड पत्थर का है और 1700 रिकॉर्ड EP और LP प्लास्टिक का है। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में एक पेशेवर के रूप में घड़ियों की मरम्मत करने का कलेक्टर का अनुभव उन्हें अपने ग्रामोफोन और रिकॉर्ड प्लेयर को बनाए रखने में मदद करता है। कनाडा में रहने वाले उनके भतीजे ने उन्हें कला के प्रति अपने पुराने जुनून को फिर से जगाने में मदद की और उन्हें अपने संग्रह का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया, जो 1975 में 2 रिकॉर्ड्स खिलाड़ियों के साथ शुरू हुआ था, जिनमें से एक उनके दादाजी द्वारा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दुनिया में चल रही तमाम आर्थिक उठापटक के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 2 दिन में मुंबई और दिल्ली में खुले एप्पल के स्टोर भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत बन रहे एप्पल फोन न सिर्फ विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। भारत में ढांचागत विकास से लेकर इंडस्ट्री की गतिविधियों के ताजा आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बना हुआ है। देश के 2 शहरों में खुले एप्पल के ये 2 स्टोर भारत की अर्थव्यवस्था में दुनिया के बढ़ते विश्वास की कहानी कह रहे हैं। भारत दुनिया का ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और हर कोई यहाँ निवेश का इच्छुक है। मुंबई के बाद अब दिल्ली को भी एप्पल स्टोर मिल गया है। गुरुवार को साकेत में ये स्टोर जनता के लिए खुल गया। इसकी ओपनिंग खुद CEO टिम कुक ने की। ये एप्पल का देश में दूसरा स्टोर है। पहला स्टोर एप्पल BKC के नाम से मुंबई में खोला गया। कुक मंगलवार को मुंबई में एप्पल के पहले स्टोर के उद्घाटन पर भी मौजूद रहे थे। उन्होंने स्टोर के दरवाजे खोलकर ग्राहकों का स्वागत किया था। राजधानी दिल्ली में एप्पल स्टोर के खोलने के एक दिन पहले कंपनी के CEO टिम कुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को मुलाकात की। इसके बाद टिम कुक ने ट्वीट किया, गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। हम भारत के भविष्य पर प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभाव के आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं। शिक्षा और डेवलपर्स से लेकर विनिर्माण और पर्यावरण तक हम देश भर में बढ़ने और निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टिम कुक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि विविध विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने और भारत में हो रहे तकनीक संचालित परिवर्तनों पर चर्चा करके अच्छा लगा। दरअसल एप्पल के ये दोनों स्टोर्स स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में भारत सरकार के मेक इन इंडिया के असर का प्रतीक हैं। इससे पहले एप्पल ने भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर बड़ा निवेश किया है। यह आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेंगलुरु में लगाया जा रहा है, जिसमें अनुमान के मुताबिक बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। ये सब भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था ही है। विश्व बैंक, IMF जैसे तमाम संस्थान इस बात को बार बार कह रहे हैं कि दुनिया में जारी आर्थिक उतार चढ़ाव के बीच भारत ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। यही नहीं, भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बना हुआ है। दुनिया का यह भरोसा ऐसे ही नहीं बना। तमाम आर्थिक संकेतक भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की कहानी कह रहे हैं। हाल ही में आए निर्यात के आंकड़ों ने सरकार के तमाम अनुमानों को भी पार करते हुए $770 अरब के स्तर को पार कर गया। इस बीच प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना में 76 परियोजनाओं में 5.14 लाख करोड़ रुपए का निवेश दर्ज किया गया है। गतिशक्ति के नेशनल मास्टर प्लान पर 22 राज्यों के लैंड रिकॉर्ड मौजूद हैं, जहां पर निवेश किया जा सकता है। गतिशक्ति के नेशनल मास्टर प्लान का ही इस्तेमाल करके सरकार 5G टेलीकॉम सेवाओं को विस्तार देने का प्रयास कर रही है। उधर प्रोजेक्ट टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च तिमाही में अर्थव्यवस्था में 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ। नए निवेश के लिहाज से अब तक का रिकॉर्ड है, जिसमें निजी क्षेत्र की ओर से 10.5 लाख करोड़ का निवेश आया है। इस तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग में निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिली और अगर पूरे साल की बात करें तो कुल 37 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया।
इसके अलावा पिछले 3 दिनों से आए 2 आंकड़े भी अर्थव्यवस्था की मजबूती की कहानी बता रहे हैं। भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया। ये राशि इससे पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त राजस्व के मुकाबले करीब 39,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, जो कि 25% की वृद्धि दर्शाता है। साल 2022-23 के दौरान माल भाड़ा राजस्व में भी जोरदार वृद्धि रही और ये 1.62 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। भारतीय रेल का यात्री राजस्व भी इस दौरान अब तक के सबसे अधिक 61% वृद्धि के साथ 63,300 करोड़ रुपए रहा है। भारतीय रेल 3 साल बाद अपने पेंशन खर्च का पूरा भुगतान करने में समर्थ रही है। नागर विमानन महानिदेशालय की मार्च 2023 की ट्रैफिक रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू विमान सेवाओं के यात्रियों की संख्या जनवरी-मार्च 2023 के दौरान 375 लाख से ज्यादा रही, जबकि वार्षिक वृद्धि 21% से ज्यादा। कुल मिलाकर भारत मजबूत है और दुनिया के तमाम निवेशक भारत की ओर रुख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ में फरवरी 2023 के महीने में कुल 13,96,000 सदस्य जुड़े हैं। इनमें से लगभग 7,38,000 नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में शामिल हुए हैं। शामिल किए गए सदस्यों में उच्चतम नामांकन 18 से 21 वर्ष के आयु समूह में 2,17,000 सदस्यों के साथ दर्ज किया गया। इसके बाद 22 वर्ष से 25 वर्ष के आयु समूह में 1,91,000 सदस्य हैं। फरवरी माह के दौरान कुल नए सदस्यों में 18 वर्ष से 25 वर्ष के आयु के वर्ग के सदस्यों की संख्या 55.37% है। इससे पता चलता है कि देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य पहली बार नौकरी चाहने वाले हैं। आंकड़ों में यह भी पता लगता है कि लगभग 10,15,000 सदस्य कर्मचारी ईपीएफओ की सदस्यता में फिर से शामिल हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.59% अधिक है। इन सदस्यों ने अपनी नौकरियों को बदल दिया और ईपीएफओ के अंतर्गत शामिल किए गए प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने की बजाय अपने संचय को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा की संरक्षा का विस्तार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सूडान में गुरुवार को गोलियां और धमाकों के बीच राजधानी खार्तूम से हजारों नागरिकों का पलायन जारी रहा। दारफूर के पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाई से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने चाड में प्रवेश किया। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 330 लोगों की जान जा चुकी है। खाद्य सहायता पर निर्भर सूडान में पिछले सप्ताह नई सरकार बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित योजना पर असहमति के कारण हिंसा भड़क उठी थी। आरएएफ और सेना एक दूसरे पर सरकार बनाने के प्रयास को विफल करने का आरोप लगा रहे हैं।
सूडान में जारी हिंसा के बीच ईद के मौके पर 3 दिवसीय संघर्ष विराम के लिए कई देश प्रयास कर रहे हैं। युद्ध विराम के लिए कई देश सूडान के सेना प्रमुख के लगातार संपर्क में हैं। अमेरिका, सऊदी अरब और कतर समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों ने सूडान सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान को फोन कर युद्ध विराम की अपील की। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति और मिस्र के खुफिया विभाग के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ईद पर नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए संघर्ष विराम की अपील की है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने गुरुवार को हवाना में क्यूबा के अपने समकक्ष ब्रूनो रॉड्रिग्स से मुलाकात की, जहां उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले में समर्थन के लिए क्यूबा को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने रूस और हवाना के बीच सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई। हवाना के अलावा लावरोव इस सप्ताह ब्राजील, वेनेजुएला और निकारागुआ का भी दौरा कर चुके हैं। पिछले साल रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन की अपनी पहली यात्रा में गुरुवार को बूचा शहर का दौरा किया। स्टोल्टेनबर्ग ने शहर के कब्जे के दौरान हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा नाटो महासचिव ने एक चर्च का भी दौरा किया, जहां कुछ तस्वीरें प्रदर्शित की गई थीं। और दुनिया में अब तक का सबसे ताकतवर स्पेसशिप का लॉन्च फेल हो गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट गुरुवार को पहली बार लॉन्च हुआ, लेकिन बीच रास्ते में ही ये फट गया। ये रॉकेट भले ही धमाके के साथ खत्म हो गया हो, लेकिन विशेषज्ञ इसे अंतरिक्ष में सफर के लिए एक बड़ा कदम मान रहे हैं। रॉकेट के नष्ट होने पर एलन मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स की टीम को रोमांचक टेस्टिंग के लिए बधाई। अगले कुछ महीनों में होने वाले लॉन्च के लिए बहुत कुछ सीखा। वहीं स्पेसएक्स ने एक ट्वीट में कहा कि परीक्षण स्टारशिप की विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद करेगा। Booster after chamber pressure is nominal. Yeah, Kate, right now it looks like we saw the start. और फ्रांस में पेंशन सुधार बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। फ्रांस के लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एक 60 वर्षीय फ्रांसीसी व्यक्ति एलन रॉबर्ट ने पेंशन सुधार का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पेरिस के ला डिफेंस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 38 मंजिला गगनचुंबी इमारत पर चढ़ाई की। एक 60 वर्षीय फ्रांसीसी व्यक्ति एलन रॉबर्ट, जिसे फ्रांसीसी स्पाइडरमैन के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने वाले विवादास्पद पेंशन कानूनों के विरोध में पेरिस के लॉ डिफेंस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 38 मंजिला गगनचुंबी इमारत पर चढ़ाई की। एलन रॉबर्ट एक स्वतंत्र पर्वतारोही हैं। उन्होंने गगनचुंबी इमारत पर चढ़ने के लिए नंगे हाथों और चढ़ाई वाले जूतों की एक जोड़ी का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ उन लोगों के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए हूँ जो पेंशन सुधार का विरोध करते हैं। हर कोई सुधारों के खिलाफ था और चलो इसे बलपूर्वक पारित किया गया। मैं यहाँ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को बताने के लिए हूँ ताकि उन्हें ये समझा जा सके कि मैं लगभग 61 वर्ष का हूँ। मुझे जीवित रहने की आवश्यकता है। मेरा एक छोटा लड़का है जो 8 साल का है और मेरे बहुत सारे खर्चे हैं। इसलिए मेरे लिए कल या कल के बाद काम करना बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। दरअसल फ्रांस में नई पेंशन योजना का विरोध पिछले 3 महीने से जारी है। इसके तहत रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल की गई है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पास करवा दिया, जिसके बाद पूरे देश में बिल के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। जितना अधिक हम समय के साथ सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाते हैं, उतना ही ये कठिन हो जाता है और मैं समझता हूँ कि फ्रांसीसी लोग तंग आ चुके हैं। हम एक अत्यंत कठिन स्थिति में हैं जहाँ हर चीज़ की कीमत बहुत अधिक होती है। 60 वर्षीय एलन रॉबर्ट दुबई में बुर्ज खलीफा, पेरिस में एफिल टावर और सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज जैसी अन्य गगनचुंबी इमारतों पर चढ़ाई कर चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। ये मुकाबला चेन्नई की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो टीम आईपीएल 2023 में काफी शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम ने अपनी शुरुआती 5 मुकाबलों में 3 में जीत हासिल की है। ये दोनों टीमें अब तक 18 बार एक दूसरे से भिड़ी हैं, जिसमें 13 बार चेन्नई ने जबकि 5 बार हैदराबाद ने जीत दर्ज की है। और आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार 5 मैच गंवाने के बाद अपनी पहली जीत हासिल की। कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने कोलकाता को 4 विकेट से मात दी। मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता की पूरी टीम 20 ओवर्स में 127 रनों पर सिमट गई थी, जिसके जवाब में मेजबान टीम ने 19.2 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर ने 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स इस जीत के बावजूद अंक तालिका में आखिरी नंबर पर है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें स्थान पर कायम है। और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 24 रन से हरा दिया है। बैंगलोर से जीत के लिए मिले 175 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की पूरी टीम 18.2 ओवर में 150 रन बनाकर आउट हो गई। पंजाब के लिए प्रभ सिमरन सिंह ने सबसे अधिक 46 रन बनाए। वहीं जितेश शर्मा ने अंत के ओवरों में 41 रन की पारी खेली। बैंगलोर की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाए। कोहली और डुप्लेसिस ने टीम को तेज शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरा किया। कोहली 59 रन बनाकर आउट हुए। वहीं डुप्लेसिस ने 56 गेंद पर 84 रन की शानदार पारी खेली। इस मैच में आरसीबी की कप्तान विराट कोहली के हाथों में थी, जबकि नियमित कप्तान फाफ डू प्लेसिस आज इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्यों लगा झटका और टेनिस प्रतियोगिता बार्सिलोना ओपन से कौन हुआ बाहर, ये सब कुछ स्पोर्ट्स रैप में। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम यूरोपा लीग से बाहर हो गई है। टीम को क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग के मुकाबले में सेविया के हाथों 3-0 से शिकस्त मिली। इस तरह 5-2 के एग्रीगेट के आधार पर सेविया की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मुकाबले में सेविया का खेल चरम पर दिखा और टीम की ओर से यूसुफ एन नेसरी ने 8वें और 81वें मिनट में 2 गोल किए, जबकि तीसरा गोल दूसरे हाफ में आया। सेविया की टीम अब सेमीफाइनल में यूवेंटस से भिड़ेगी। सेमीफाइनल मुकाबले का पहला लेग 11 और दूसरा लेग 18 मई को खेला जाएगा। एस रोमा की टीम भी यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग के मुकाबले में फेनोर्ड की टीम को 4-1 से हरा दिया। पहला लेग फेनोर्ड ने 1-0 से जीता था। इस तरह एस रोमा ने 4-2 के एग्रीगेट के आधार पर खुद को सेमीफाइनल में पहुंचाया। एस रोमा ने ये जीत एक्स्ट्रा टाइम में हासिल की, जहां टीम ने 2 गोल दागे। वैसे एस रोमा ने फेनोर्ड के खिलाफ अपने फॉर्म को बरकरार भी रखा है। पिछले सीजन में टीम ने यूरोपा लीग कॉन्फ्रेंस के फाइनल में फेनोर्ड को शिकस्त दी थी। एस रोमा की टीम अब सेमीफाइनल में बायर लेवरक्यूसन से भिड़ेगी। यूवेंटस की टीम भी यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई है। टीम ने स्पोर्टिंग के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म किया, लेकिन पहले लेग में मिली 1-0 की सफलता के चलते टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। इस मुकाबले में यूवेंटस की टीम ने खेल के 9वें मिनट में एड्रियन रैबिट की मदद से गोल किया, जबकि स्पोर्टिंग की ओर से बराबरी का गोल खेल के 20वें मिनट में आया, जो कि पेनाल्टी के जरिए किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व मुख्य कोच मिकी ऑर्थर को पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। बोर्ड के एक बयान में कहा गया है कि इस भूमिका में ऑर्थर पाकिस्तान की पुरुष टीम के पीछे रणनीति तैयार करने और उसकी देखरेख करने में शामिल होंगे। ऑर्थर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ऑस्ट्रेलिया दौरे और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा होंगे। वह एसीसी एशिया कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मैचों के लिए भी टीम के साथ मौजूद रहेंगे। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने बार्सिलोना ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अल्कराज ने रॉबर्टा बैटिस्टा एग्यूट को इस कड़ी में मात दी। अल्कराज ने मुकाबले को 6-3, 7-5 से अपने नाम किया। स्टेफनो सित्सिपास ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कनाडा के डेनिस शेपोवालोव को शिकस्त दी। सित्सिपास ने मुकाबले को 6-3, 6-2 से जीतकर खुद को आगे बढ़ाया।
नॉर्वे के कैस्पर रूड बार्सिलोना ओपन से बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरेंडियोलो के हाथों हार मिली है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। आहार हमारे स्वास्थ्य का आधार है। स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए आवश्यक है कि उचित आहार का सेवन किया जाए। आइए समझते हैं कि मिलेट्स से हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है। आयुर्वेद में मिलेट्स का सेवन स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। मिलेट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो शरीर को सही पोषण प्रदान करते हैं। मिलेट्स के कई रूप हैं। मिलेट्स ये छोटे बीज वाले अनाज की वैरायटी है जो कि दुनिया भर में हजारों साल पहले से ही उगाई जा रही है। हमने ये देखा है कि ह्यूमन हेल्थ और प्लैनेट हेल्थ दोनों के लिए ये बहुत लाभदायक है। तो मिलेट्स फिर से हमारे डेली डाइट में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वापस लाए जाएं। तो मिलेट्स की 3 वैरायटी होती हैं। मेजर मिलेट्स जो ज्वार, बाजरा, रागी है, और लिटिल मिलेट्स जो जिन्हें हम झंगोरा, चीना के नाम से जानते हैं, और सूडो मिलेट्स जो मिलेट्स की तरह हैं जो कि चौलाई और कुटुक का आटा बना करके हम उपयोग करते हैं। मिलेट्स का सेवन करने से सभी आवश्यक पोषक तत्व हमारे शरीर में प्राकृतिक तरीके से पहुंच जाते हैं और जितनी मात्रा में उनकी जरूरत होती है हमारा शरीर उतनी मात्रा को अवशोषित कर लेता है और बाकी मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। मिलेट्स का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए कई मायनों में लाभदायक है। एक तो इसमें फाइबर की मात्रा बहुत और राइस और वीट के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, और फाइबर के हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो कई सारे हैं। ये सिर्फ पेट की बीमारियों के लिए नहीं लेकिन इम्यूनिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, मिलेट्स को उपयोग करने के वजह से डायबिटिक्स में जो ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव होता है वो कम हो सकता है। तीसरी बात है कि इनमें मिनरल्स की मात्रा काफी अच्छी होती है, जैसे आयरन की मात्रा, कैल्शियम की, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की। ये सभी मिनरल्स मिलेट्स में ज्यादा होते हैं कंपेयर्ड टू से राइस एंड व्हीट। चौथा पॉइंट जो कि फायदेमंद है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलियाक डिजीज से जो लोग जिससे पीड़ित होते हैं उनको ग्लूटेन फ्री आहार की जरूरत होती है, तो मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं। आजकल के जीवन शैली में बीमारियों के बढ़ते खतरे के बीच मिलेट्स का सेवन फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। मिलेट्स वो अनाज है जो हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। मिलेट्स का सेवन नियमित रूप से कीजिए और स्वस्थ रहिए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।